हेलो एवरीवन, वेलकम टू खुशी की दुनिया। खुशी की दुनिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की स्टोरी है विद्रोही। जिसे लिखा है रविंद्रनाथ टैगोर ने। तो चलिए इस कहानी के बारे में जानते हैं। लोग कहते हैं कि अंग्रेजी पढ़ना और बाहर झोंकना एक बराबर है। अंग्रेजी पढ़ने वालों की हालत खराब है। अच्छे अच्छे एमए और बीए मारे मारे फिरते हैं, कोई ने पूछता तक नहीं है। मैं इन बातों के खिलाफ हूँ। अंग्रेजी पढ़ लिख करके मैं डॉक्टर बना हूँ। अंग्रेजी शिक्षा का विरोध करने वाले जरा आंख खोल करके मेरी हालत देख ले। सोमवार का दिन था। 9:15 बजे मेरे दोस्त बाबू संतोष कुमार बीएससी एक नौजवान रोगी को साथ लिए मेरे दवाखाने आए थे। उस रोगी की उम्र 18-19 से ज्यादा नहीं थी। गेहुआ रंग, बड़ी बड़ी आंखें, हट्टा कट्टा शरीर, कपड़े स्वदेशी लेकिन मैले थे, सिर के बाल लंबे और रूखे। उस लड़के को देख करके मुझे बहुत खुशी हुई। संतोष कुमार ने नौजवान से मिलाते हुए कहा, ये जिला नदिया के रहने वाले हैं। नाम ललित कृष्ण बोस है, लेकिन ललित के नाम से जाने जाते हैं। एमए में पढ़ते थे पर किसी कारण से कॉलेज छोड़ दिया। मैंने मुस्कुराते हुए पूछा, आजकल या आप क्या करते हो? संतोष कुमार ने जवाब दिया, 2 महीने पहले यहाँ किरण प्रेस में प्रूफ रीडर के तौर पे काम कर रहा था, लेकिन इस काम में मन ना लगने के कारण मैं नौकरी छोड़ दी। परसों से बुखार है, कोई अच्छी दवा दीजिए। तो पहले भी मैंने इस लड़के को कहीं देखा है, पर कहाँ देखा है और कब देखा है ये याद नहीं आ रहा है। बीमारी की छानबीन के बाद मैंने ललित से कहा, लगता है आप जरूरत से ज्यादा मेहनत करते हैं। खैर कोई बात नहीं, 2 दिन में आराम हो जाएगा। ललित बहुत मीठा बोलता था, मैं उसकी बातों पर लट्टू हो गया। मैंने कहा, हर 3 घंटे के अंदर से दवा ले लीजिएगा। दूध और साबुदाने के सिवा कोई और चीज खाने की जरूरत नहीं है। कल फिर आने का कष्ट कीजिएगा। ललित हंसने लगा। जाते समय मैंने उससे कल जरूर आने को कहा और ललित ने शाम को ही आने का वादा कर दिया। ललित हर सुबह शाम मेरे यहाँ आने लगा। मैं उसके व्यवहार से बहुत खुश था। हमारे बीच घंटों इधर उधर की बातें होती थी। ललित सच में ललित था, कुशल और अच्छा। वह इंसान नहीं, देवता था, देवता। ललित अब मेरे घर पे भी रहने लगा। मेरा लड़का उमा शंकर 8वीं क्लास में पढ़ता था। ललित ने कहा, मैं इसे बगुला सिखाऊंगा। बंगला बड़ी मीठी भाषा है। मैं खुद भी यही चाहता था। उमा शंकर ने बंगला पढ़ना स्टार्ट कर दिया। ललित आज से उमा शंकर का टीचर बन गया। कलकत्ता जैसे बड़े शंकर में यूं तो हर त्योहार पे बड़ी रौनक होती है, लेकिन दुर्गा पूजा के मौके पर कमाल की धूमधाम और चहल पहल दिखाई देती है। दशहरा के दिन अक्सर लाखों रास्ते पर लोगों का सहलाव होता है। बड़े बूढ़ों में भी उस दिन खास खुशी की भावना होती है। लड़कों और नौजवानों की तो क्या ही कहने, हर आदमी अपने धुन में मस्त रहता है। जिस समय दुर्गा की सवारी सामने से आती है तो काली माई की जय की आवाज से आकाश गूंज उठता है और दिल में एक अनोखी उमंग पैदा हो जाती है। उस दिन दुर्गा पूजा थी। हम सब भी पूजा देखने गए थे। ललित भी हमारे साथ था। पहले की तुलना में ललित ने आज ज्यादा जोश था। हर जगह पर वह देवी की मूर्ति को प्रणाम करता। कभी उसकी आंखें लाल हो जाती और कभी उनमें आंसू उमड़ आते। मैंने देखा कि कभी तो वो खुशी से नाचने कूदने लगता और कभी बिल्कुल चुपचाप हक्का बक्का होकर के इधर उधर देखता। मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन उनकी इस हरकत को नहीं समझ सका। उसे पूछने की हिम्मत भी ना हुई। हमारे पीछे एक गरीब बुढ़िया 8-9 साल की बच्चे को साथ लेकर के खंबे की आड़ में खड़ी थी। शायद बहुत भीड़ होने के कारण वो आगे जाने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। वह भिखारन थी। गरीबी के कारण उसका पेट पीठ से चिपक गया था। उसने अपना दाहिना हाथ भीख के लिए फैला रखा था। बच्चा विनती करते हुए कह रहा था, बाबा भूखे की सूद लेना, भगवान तुम्हारा भला करेगा। लेकिन संसार में गरीबों को कौन सुनता है। गरीब बुढ़िया की ओर किसी ने आंख उठा करके भी ना देखा। हर आदमी अपने खुशी में मगन था। बच्चे ने बुढ़िया से कहा, घंटों बीत गए लेकिन अब तक 2 पैसे मिले हैं। सोचता था आज दुर्गा पूजा है, कुछ ज्यादा ही मिल जाएगा, पर दुख है कि चिल्लाते चिल्लाते गला बैठ गया। कोई सुनता ही नहीं है। जी में आता है यही जान दे दो। यह कह करके बच्चा रोने लगा। बुढ़िया की आंखों में आंसू झलकने लगे। उसने कहा, बेटा अपना भाग्य ही खोटा है। कल सत्तू खाने के लिए 6 पैसे मिल गए थे, आज उसका भी सहारा दिखाई नहीं देता है। आज भूखे पेट ही रहना होगा। है यह हमारे पाप का फल है। बुढ़िया ने एक ठंडी सी सांस ली और अपने फटे मेले आंचल से अपनी और बच्चों की आंखें पोंछ ली। बच्चा फिर उसी विनती से कहने लगा, बाबा भूखे की सूद लेना, भगवान
भगवान तुम्हारा भला करेगा। हजारों लोग जमा थे पर इस विनती की पुकार कोई सुनने वाला न था। ललित उस समय बुढ़िया की ओर देख रहा था। उसकी दुखदाई दशा देख करके उसका दिल बेचैन हो गया। उसने अपनी जेब टटोली, उसमें एक फूटी कौड़ी भी नहीं थी। उसने अपनी दूसरी जेब में हाथ डाला, कुछ जरूरी कागजों के बीच में एक अठन्नी निकल आई। ललित की निराशा खुशी में बदल गई, उसका चेहरा खिल गया। उसने अठन्नी बुढ़िया के हाथ पर रख दिया। जिस तरह 10-5 रुपये लगाने वाले को लॉटरी में 10-20 हजार रुपये मिल जाने पर खुशी होती है, जिस तरह एक औरत नए गहने पहन करके खुश होती है, जिस तरह सूखे हुए खेत में बारिश हो जाने से किसान खुशी से फूला नहीं समाता, जिस तरह नया कोई कवि अपनी कविता को किताब में छपा हुआ देख के खुश होता है, उससे कई ज्यादा खुशी उस बुढ़िया को अठन्नी पाके हुई थी। खुशी की मारे उसकी आंखों में आंसू भर आए। वह एकटक ललित की ओर देखने लगी। उसका मग्न मन ललित को हजारों आशीर्वाद दे रहा था। यह देख करके मुझे बहुत आश्चर्य हुआ। मैंने कई बार उस बुढ़िया को देखा था, उससे मुझे हमदर्दी भी थी, लेकिन यह हिम्मत नहीं हुई कि उसकी मदद करूं। कभी दिल में आता कि उसमें कुछ देना चाहिए, कभी ये कहता कि इसमें क्या रखा है, संसार में लाखों गरीब है, किस किस की मदद करूंगा। ललित जैसे कभी कभी खुद भूखे तक रहना पड़ता, जिसे मैंने कभी 1 पैसे का पान चबाते ना देखा था और जो मेरी नजर में बहुत ही कंजूस था, उसका यह दान देख करके मैं आश्चर्य की सीमा न रही मेरी। सपने में उस दिन मुझे ललित की कई खूबियां दिखाई दी। मालूम नहीं वो सच था या झूठ, लेकिन ज्योतिषी के हिसाब से उन्हें सच ही समझना चाहिए। इसका कारण यह है कि मुझे रात 2:30 बजे नींद आई और वह सपना मैंने रात के अंतिम पहर में देखा था। ललित की मदद से उमा शंकर में आश्चर्यजनक बदलाव हुआ। कहाँ तो वो बिना गाड़ी के घर से बाहर न निकलता था, पर यह हालत थी कि ललित के साथ हवा खाने वो हर रोज कोसों पैदल निकल जाता। सिनेमा देखने का भी चस्का खत्म हो गया। अपनी ऐशो आराम और दिखावे की लत को भी उसने छोड़ दिया। अंग्रेजी शिक्षा से अब उसे घृणा हो गई थी। रविवार के दिन मेरे यहाँ कुछ दोस्तों की गार्डन पार्टी थी, बड़ा मजा आया। मैं अपने दोस्तों के आओ भगत में लगा हुआ था। उधर उपेंद्र कुमार, गोपाल, उमाशंकर और ललित में चुपके चुपके बातें हो रही थी। ये लोग क्या बातें कर रहे थे ये तो बताना मुश्किल है, क्योंकि पहले तो मैं पार्टी के झंझटों में उलझा हुआ था, उनकी ओर ज्यादा ध्यान न था। दूसरे वे मुझसे दूर थे और धीरे धीरे बातें कर रहे थे। बीच बीच में जब वो लोग खिलखिलाकर हंस पड़ते तो मुझे भी हंसी आ जाती। गोपाल बाबू को मैं काफी समय से जानता हूँ। रिश्ते में वो संतोष कुमार के बहनों ही लगते हैं। अव्वल दर्जे के शौकीन और प्रेमी स्वभाव के हैं। आज देखा तो कलाई रिस्ट वॉच से खाली थी। रेशम की शर्ट में से सोने की बटन गायब थी। होठों की लाली गायब और बाल भी फैशन वाले थे, वो भी। और तो मैंने संतोष कुमार से धीरे से पूछा, आज तो भाई साहब का कुछ और ही रंग है, वो पहले से चटक मटक दिखाई नहीं देते, क्या बात है, कुछ समझ नहीं आता। संतोष कुमार ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, आजकल इन पर स्वदेशी का भूत सवार है। कई महीने से वो इसी रंग में रंगे हुए हैं। क्या आपने पहली बार इन्हें इस वेश में देखा है? मैंने जवाब दिया, हाँ, और इसीलिए मुझे आश्चर्य भी हुआ। संतोष कुमार ने किसी सीमा तक चिढ़ते हुए कहा, हमें क्या मतलब, जो जिसके मन में आए करे। बार बार समझाने पर भी अगर कोई न सुने तो क्या किया जाए। ज्यादा कहने सुनने से अपनी इज्जत पर आंच आती है। जैसी करनी वैसी भरनी मशहूर है। जब जेल में चक्की पीसनी पड़ेगी तो आटे दाल का भाव मालूम हो जाएगा। मैंने कहा, संतोष कुमार तुम बिल्कुल सच कहते हो। जमाने की हवा कुछ बदली हुई दिखाई देती है। ललित को भी कुछ स्वदेशी सनक है। हालांकि मैं स्वदेशी का विरोधी हूँ और देशभक्त मुझे एक आंख नहीं भाते, तब भी मैं ललित की सच्चाई, बेबाक अंदाज और सादगी पर मुग्ध हूँ। उसकी रुचि मुझे बहुत भाती है। संतोष कहने लगा, पर आपकी तरह उसकी धाक नहीं बन सकती। आप जब विदेशी कपड़े पहन करके बाहर निकलते होंगे तो कम पड़े लोग डर से कांप उठते होंगे और आपको नमस्कार करके आकाश पर पहुंच जाते होंगे। मुझे हंसी आ गई। संतोष कुमार भी हंसने लगा। उस दिन रात को मैं बेखबर सोया हुआ सपना देख रहा था कि किसी ने मुझे झिंझोड़ा। मैं चौंक गया। आंखें खोलकर देखता हूँ तो मेरा नौकर रामलाल हाथ में लालटेन लिए खड़ा था। उसके चेहरे पे हवाइयाँ उड़ गई थी। शरीर थर थर कांप रहा था। मैंने घबरा करके पूछा, क्या हुआ, क्यों रामलाल क्या बात है, तुम कांप क्यों रहे हो? रामलाल ने जवाब दिया, बाबू पुलिस ने सारा मकान घेर रखा है। कोई बात समझ में ही नहीं आती। मैं कोई चोर या बदमाश न था। पुलिस का नाम सुन करके घबरा गया। मैंने 2-1 बेईमानियां जो छिप करके की थी वे आंखों के सामने घूमने लगी। मुझे पूरा विश्वास हो गया कि पुलिस मुझे गिरफ्तार करने आई है। पुलिस की हलचल सुन करके मेरे होश उड़े हुए थे। मैं हिम्मत करके नीचे आया। रामलाल बोला, आज्ञा हो तो 2-4 हाथ दिखा करके पुलिस वालों को जमीन पे लिटा दूं। मैंने कहा, सावधान, भूल करके भी ऐसा न करना, पुलिस से पंगा लेना अच्छा नहीं होता। दरवाजा खोल दिया। 2-3 पुलिस वालों के साथ एक सफेद कपड़े पहने बंगाली और 8-10 सिपाही कमरे
कमरे में अंदर घुस आए। बंगाली बाबू ने जेब से एक बादामी कागज निकाल करके मुझे दिखाते हुए कहा, यह गिरफ्तारी वारंट है। आपके यहाँ विद्रोहियों की गुप्त मीटिंग का अड्डा है। विद्रोही तुरंत गिरफ्तार किया जाएगा। मुझ पर बिजली से गिर पड़ी। मैं समझा शायद मैं ही विद्रोही हूँ और मेरी गिरफ्तारी का वारंट है। मुझे पुलिस गिरफ्तार करने आई है। हाय, अब खैर नहीं। अगर फांसी से बच गया तो काला पानी जरूर भेजा जाऊंगा। मैंने कांपते हुए कहा, विद्रोही, और वो भी मेरे मकान में? आप क्या कह रहे हो? मैं सरकार से दगा नहीं करूंगा। इसी साल मुझे राय साहब का खिताब मिला है। आपको भ्रम हुआ है। एक सार्जेंट ने थ्योरी बदल करके कहा, हम काला आदमी नहीं है, गोरा आदमी कभी झूठ नहीं बोल सकते। बंगाली बाबू ने जरा नाराजगी से कहा, पुलिस को भ्रम नहीं हो सकता। भ्रम अक्सर डॉक्टरों को हुआ करता है। मैंने पूछा, विद्रोही का नाम क्या है? कहा कि शरद कुमार। बंगाली है? हाँ। कहाँ का रहने वाला है? श्री रामपुर का। मेरे सिर से जैसे बला सी टल गई। नाम सुनते ही मेरे होठों पे हंसी सी खिलने लगी। मैंने कहा, महाशय, इस नाम का कोई आदमी मेरे घर पे नहीं है। कोई और बंगाली आपके मकान में है? हाँ, सीधा साधा नौजवान है जो उमा शंकर को बंगला भाषा पढ़ाता है। उस सफ़ेद कपड़े वाले बंगाली ने कहा। हाँ, उसकी ही तलाश है। उसका असली नाम शरद कुमार है। पुलिस महीनों से उसके पीछे परेशान है, हाथ ही नहीं आता था। मैंने आश्चर्य से कहा, वह तो जिला नदिया का रहने वाला है और आप कहते हैं कि अपराधी श्री रामपुर का है। सब उसकी चाल है। वह श्री रामपुर का रहने वाला है। उसके पिता का नाम हृदयनाथ है जो एक जाने माने जमींदार है। मैंने फिर पूछा, उसका क्या अपराध है? इंस्पेक्टर ने जवाब दिया, विद्रोह, एक गुप्त संस्था से उसका संबंध है। बम बनाना, चोरी, डकैती, कत्ल, लूटमार, यह उनकी देश सेवा है। यह सुनकर के मुझे हंसी आई। मैंने कहा, आप एक 17-18 साल के बंगाली लड़के को विद्रोही बना रहे हो? ये भला कोई मानने की बात है? एक आम लड़के की गिरफ्तारी के लिए इतने आदमी? 4 सिपाही दरवाजे पर खड़े किए गए। घर की तलाश से शुरू हुई। बरामदे, कोठरी, बैठक, रसोई घर, यहाँ तक कि मैदान तक की जगह को ढूंढ डाला, लेकिन ललित का कोई पता न था। बस उसके कमरे में एक कागज का टुकड़ा मिला। पढ़ करके सब आश्चर्य से एक दूसरे के मुंह ताकने लगे। उसमें लिखा था, इंस्पेक्टर साहब नमस्ते, मैं फिर भाग रहा हूँ। आपके पुलिस वाले समझ गए होंगे कि मैं कितना भयानक आदमी हूँ। जरा बच के रहिएगा। भारत माता का छोटा सा सेवक, शरद। बंगाली बाबू ने अपने माथे पर हाथ मार करके कहा, बना बनाया खेल बिगड़ गया। कमबख्त ने चकमा दे दिया। महीनों की मेहनत पर पानी फिर गया। पुलिस निराश होकर के वापस चली गई। हम सभी उमाशंकर के साथ ललित के लिए आंसू बहाने लगे। ललित से हम सबको बहुत ज्यादा प्रेम था। उसका यह काम देख करके मुझे आश्चर्य हुआ। महाशय, मैं वही डॉक्टर हूँ। मेरी डॉक्टरी बहुत अच्छी चल रही है। उमाशंकर मैट्रिक पास कर चुका है। उसकी दशा दिन ब दिन बदलती जा रही है। यह वही उमाशंकर है जो अपने हाथों गिलास में पानी भी नहीं डालता था। आज वही गरीबों की सेवा के लिए हर समय तैयार रहता है। ललित के बाद स्वयं सेवक की जीती जागती तस्वीर मुझे उमाशंकर में दिखाई देने लगी। एक दिन बैठे बैठे मुझे ललित का ध्यान आ गया। आंखों में आंसू भर आए। उसकी याद से पुराना प्रेम ताजा हो गया। इसी बीच उमाशंकर कमरे में आया। उसके हाथ में एक अंग्रेजी का अखबार था। उसका मुंह लाल हो रहा था और आंखें नम थी। उसने दर्द भरी आवाज से कहा, ललित को आजीवन देश निकालने का दंड दिया गया है। वह कातिल नहीं था। वह देश का सच्चा सेवक, आजादी का पुजारी, दयालु और सबसे प्रेम का बर्ताव करने वाला आदमी था। ललित का मकसद कत्ल या लूटमार करना रहा हो या विद्रोह, इसके बारे में मैं कुछ नहीं जानता। मैं उसके साफ और सच बोलने वाले स्वभाव और उसकी सादगी का कायल हूँ। मुझे उस पर पूरा विश्वास था। उमाशंकर के शब्द सुनकर के मेरा दिल दहल गया। वो रोने लगा। मैं भी ज्यादा सहन ना कर सका। मैंने अपने आंसू पोंछे। इसके बाद मैंने कहा, उमाशंकर, ललित को देखने के लिए दिल बेचैन हो गया है। वह कब तक वापस आएगा? उमाशंकर ने इसका कोई जवाब न दिया। वो दहाड़े मार मार करके रोने लगा। उसकी यह दशा देख करके मुझसे भी सहन न हो सका। मेरी हालत भी अलग हो गई। दिल के टुकड़े टुकड़े हो गए। चिंता और गुस्से से मन तिलमिलाने और छटपटाने लगा। और इसी के साथ यह कहानी यहीं खत्म होती है। और इस कहानी से निचोड़ हमें मिलता है, इस बुक से सीख हमें मिलता है कि इस कहानी में रविंद्रनाथ जी ने सच्चे देशभक्तों के साथ कैसा सलूक किया जाता है, उसकी दुखद झलक दिखाई है। जब लोगों पर अंग्रेजी का भूत सवार था तो कई ऐसे जाबाज देशभक्त थे जो अपने देश को गुलामी की बेड़ियों से आज़ाद कराने के लिए जी जान से कोशिश कर रहे थे। और अक्सर अंत में उन्हें विद्रोही का नाम दे दिया जाता था और कड़ी सजा दे करके उनके जीवन को खत्म कर दिया जाता था। ललित ने अपने अच्छे स्वभाव और सादगी से दिल जीत लिया था सबका। उसकी संगत ने उमाशंकर में अच्छे बदलाव होने लगे थे, जो दिखाई देता था कि ललित एक अच्छा इंसान था। उसने उमाशंकर को अंग्रेजी के बजाय बंगला सिखाया, जो दिखाता है कि ललित को
को अपने देश और उसकी संस्कृति से कितना लगाव था और वह सचमुच एक देशभक्त था। एक बात और, जिस इंसान का दिल किसी गरीब की मजबूरी को देख करके बेचैन हो जाए वो बुरा कैसे हो सकता है। तो इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, आप क्या कहना चाहते हैं? कमेंट बॉक्स में आप और कोई कहानी सुनना चाहते हैं तो भी कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, या फिर कोई कहानी भेजना चाहते हैं जो आपको पसंद है, आप चाहते हैं हम एक्सप्लेन करें तो भी आप भेज सकते हैं। और इसी तरीके से अपना ढेर सारा प्यार यूं ही बनाते रहिए और रखिए अपना ध्यान, अपने आसपास वालों का ध्यान। थैंक यू फॉर लिसनिंग दिस ऑडियो। थैंक यू।